वेलकम टू एग्ज़ाम फीस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने लास्ट क्लास में देखा और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ। आपके पास एक एपी है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ये आपके टर्म्स हैं। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म। ओके, दिस इज योर एपी। इसका हमें nth टर्म निकालना है। nth टर्म मतलब कोई भी आपको एक जनरल टर्म आपको निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट दी nth टर्म। ओके, अब इसका हमने जैसे मान लीजिए आपके पास 2, 4, 6 ये एक एपी दी हुई है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ये आपका सेकंड टर्म हो गया। ये आपका थर्ड टर्म हो गया। इसी तरीके से फोर्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा, सिक्स टर्म आएगा, सेवन्थ आएगा एंड सो ऑन। लेट से A24th टर्म मतलब A24 अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो A प्लस 24 माइनस 1D लिखेंगे, यानी कि इसको आप लिख देंगे डायरेक्टली A प्लस 23D। ठीक है, ए आपको पता होगा यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर आपका ए जो है वो 2 है फर्स्ट टर्म, और डी आप निकाल देंगे A2 माइनस A1 4 माइनस 2 दैट इज़ योर 2, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो गया 2 प्लस 23 इंटू 2, 2 प्लस 46 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब A24 टर्म जो होगा, मतलब A24 होगा, मतलब 24 टर्म होगा। तो 24th टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे, 24 टर्म को हम लोग लिखेंगे A24, और A24 की वैल्यू क्या हो गई फॉर्मूले से, A प्लस 24 माइनस 1D, और ये क्या हो गया A प्लस 23D। हमने A और D की वैल्यू पुट करी एंड वी हैव 48। तो A24 कितना आ गया, 48। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये आपने सीखा है पीछे, और 5 क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर किए। अब आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे आज। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर माइनस 150। हमें चेक करके बताना है कि जो माइनस 150 है, ये जो दिया हुआ है वो एक एपी भी दी हुई है। हमें एपी क्या दी हुई है, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो हमें चेक करके बताना है क्या ये माइनस 150 कभी आएगा इस एपी में या नहीं आएगा, ये हमें चेक करके बताना है। और आएगा तो कहाँ पर आएगा, ये इसका हिस्सा भी है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है। ठीक है, ए हमें मिल गया। ए कितना मिल गया, लिख लेते हैं जो चीज़ हमें पता है। तो इस एपी को हमने देखा, तो ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया मेरा A यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हो गया 11, और D निकालने का मेरे पास है फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 डाला मैंने 8 और A1 डाला मैंने 11। 11 में से 8 गया तो कितना बचा, -3। D की वैल्यू आ गई -3 और A की वैल्यू आ गई 11। अब ये 150 जो दिया हुआ है, मान लेता हूँ मैं यहाँ कहीं पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। इसकी पोजीशन मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा nth टर्म है। ठीक है, यहाँ कहीं पर आएगा -150। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या मिल गया, मेरा an मिल गया। an कितना मिल गया, -150। ओके, अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d विच इज़ इक्वल टू -150। a की वैल्यू मेरे पास है 11, वो मैंने यहाँ पर डाल दी। n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, d मुझे पता है, d मेरा है -3। d की वैल्यू भी डाल दी मैंने यहाँ पर -3। ठीक है, इज इक्वल टू -150। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और n निकालने की कोशिश करेंगे। n निकल जाएगा तो हमें उसकी -150 की पोजीशन पता लग जाएगी कि -150 अगर इस एपी में आ रहा है तो कहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने किया -3n प्लस 3 इज इक्वल टू -150। समझ गए, -3 मल्टीप्लाई में है, n से भी मल्टीप्लाई किया और फिर -1 से मल्टीप्लाई किया। n से मल्टीप्लाई किया तो -3n आया, और -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, +3 आया। 11 में 3 जोड़ा तो हो गया 14, 14 माइनस 3n बराबर -150। ओके, यहाँ पर -3n की वैल्यू आ गई -150 -14, ये 14 उधर गया तो माइनस का हो गया। -3n की वैल्यू आ गई -164। तो यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई -164 अपॉन -3, माइनस से माइनस गया तो बचा 164 अपॉन 3। n की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फ्रैक्शन में आई है। किस में आई है, ये एक फ्रैक्शन आपको मिला है,
और n की वैल्यू तो हमेशा आपको बताती है पोजीशन, तो पोजीशन होगी या तो पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी या पांचवी या छठी या सातवीं या 100वीं या 50वीं 25वीं 26वीं, इस तरीके से एक पोजीशन होगी। यानी कि n हमेशा एक 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 नेचुरल नंबर आएगा या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, सिंस n इज नॉट हेयर, ठीक है ना, n हेयर, यहाँ पर सिंस हेयर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये जो n हमें मिला है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -150 है वो इस AP का कभी टर्म रहेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि -150 इस AP का हिस्सा हो, आगे कभी ये आए। अगर ये हिस्सा होता तो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर मिलता, हमें उससे पोजीशन मिलती। मान लीजिए हमें मिलता लेट से 55, तो हम बोलते कि n की वैल्यू 55 है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 55th टर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट नंबर, एक एग्जैक्ट नेचुरल नंबर मिला ही नहीं, हमें एक फ्रैक्शन मिला है, और फ्रैक्शन n की वैल्यू कभी हो नहीं सकती। इसका मतलब आपने जो यहाँ पर लिखा है ये -150, ये गलत है, ये होगा ही नहीं इस AP का हिस्सा, इस AP का हिस्सा जिसका फर्स्ट टर्म a हो, जिसका d जो है वो -3 हो। तो हम लोग ये लाइन लिख देंगे, सिंस हेयर n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ गिवन AP। खेल खत्म, अगला क्वेश्चन पे आइए। हो गया, बस यही पूछ रहा था, चेक करना था, हमने चेक करके बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। A31 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क बनाइए। उसके बाद बोल रहा है कि A11 आपको दिया हुआ है 38, A11 38 दिया हुआ है, और A16 आपको दिया हुआ है कितना, A16 आपको दिया हुआ है 173, A16 कितना दिया हुआ है 73। सो A11 दिया है 38, A16 दिया है 73, और हमें क्या निकालना है, A31 हमको निकालना है। तो A11 का मतलब क्या हुआ, A + 11 - 1D इज इक्वल टू 38। मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, ठीक है, A + 10D इज इक्वल टू 38। तो ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सॉरी, सो दिस इज A + 16 - 1D इज इक्वल टू 73। तो ये हो गया A + 15D इज इक्वल टू 73। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ A एंड D बाय एलिमिनेशन मेथड। सो बाय एलिमिनेशन मेथड आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है, ठीक है ना। सो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A + 10D इज इक्वल टू 38, क्योंकि आपका यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगी, ठीक है। A + 15D इज इक्वल टू 73, एक लाइन डालेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस। ओके, सो A से A गया, 10 में से 15 गया तो बचा -5D इज इक्वल टू 77 में से 38 को माइनस कीजिए, 13 में से 8 गया तो बचा 5, 6 में से 3 गया तो 3, और माइनस का साइन। तो यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिल गई -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस गया, 5 से 35 गया, सो D की वैल्यू आ गई 7। अब D की वैल्यू 7 आ गई है तो किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, वहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए। सो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन उतारिए, A + 10D इज इक्वल टू 38, A + 10D इज इक्वल टू 38। यहाँ पर D की वैल्यू डालिए, A + 10 × 7 इज इक्वल टू 38, सो A + 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है। 70 को राइट साइड भेजिए तो माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस कर दीजिए। निकालिए। सो A की वैल्यू आ गई मेरी 70 माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3 विद अ माइनस साइन। A की वैल्यू मिल गई। अब मुझे सॉरी A की वैल्यू मिल गई -32, D की वैल्यू हो गई 7। अब हम मुझे क्या निकालना था, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर A31 निकालना था। तो A31 निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, nth
टर्म वाला फॉर्मूला. सो A31 कैन बी रिटन एज A प्लस 31 माइनस 1. n माइनस 1 होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. सो A31 हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1D. सो A प्लस 30D. अब A की वैल्यू मेरे पास है -32 प्लस 30 और D की वैल्यू कितनी है 7, अभी हमने निकाली ऊपर. तो ये कितना हो गया, ये हो गया -32 और ये हो गया 70210. 210 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 178. ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और 1. सो A31 की वैल्यू आ गई 178. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स. टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं 50. इसका मतलब टोटल टर्म्स दिए हैं, इसका मतलब क्या दिया है, n दिया है आपको. n कितना दिया हुआ है 50. टोटल टर्म्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था, टोटल टर्म्स का मतलब होता है n की वैल्यू. ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स, एपी में कितने टर्म्स होंगे, मतलब क्या निकालना है, n निकालना है. तो टोटल टर्म जब भी दिया जाएगा तो मतलब आपको n दिया है. सो n दिया है इस क्वेश्चन में 50. थर्ड टर्म भी दिया है 12. सो A3 कितना दिया हुआ है 12 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 106. सो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, अब 50 तो टर्म ही है इसमें. मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से बहुत सारे टर्म होंगे. लास्ट टर्म जो होगा वो कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज 106. तो लास्ट टर्म 106 है. तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है. टोटल टर्म कितने हैं, टोटल 50. तो लास्ट टर्म कितना होगा, A50 तो होगा. तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A50 दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 106. तो आपको A3 दिया हुआ था और A50 दिया हुआ था. इस n की हेल्प से हमने ये निकाला कि हाँ ये A50 दिया हुआ है. क्लियर, समझ गया भाई, बात को समझ गए. ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका वही है जो अभी जैसे आपने ऊपर किया. इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ से इसको लिख देंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसको हम लोग लिख देंगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब सॉल्व करेंगे इसको. ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन लगाकर. 1 प्लस 49D इज इक्वल टू 106 लिख दिया. यहाँ पर A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 लिख दिया. प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस. A से A गया, 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 47D. ठीक है, 106 में से 12 को माइनस कीजिए, कितना बचा 94. सो D की वैल्यू कितनी आ गई 94 अपॉन में 47, 2 से गया ये. सो D की वैल्यू कितनी हो गई 2. D की वैल्यू 2 आ गई है. किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, वहाँ से A निकाल लीजिए. नाउ फ्रॉम 1 A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. सो A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. सो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12. सो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4. सो A इज इक्वल टू 8. A आ गया 8. अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द 29th टर्म. फाइंड द 29th टर्म. क्या निकालना है क्वेश्चन में 29th टर्म निकालना है. तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 28D. A की वैल्यू कितनी है 8 और ये कितना हो गया 28 इंटू D की वैल्यू अगेन 2. सो ये हो गया 8 प्लस 56 प्लस 8 64. सो A29 की वैल्यू हो गई 64. दिस इज योर फाइनल आंसर. सिंपल है भाई, समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर आ गया तो बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 9. हर क्वेश्चन में लगभग सेम ही तो काम कर रहे हैं आप, क्या चेंज कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे. बस क्वेश्चन को सॉरी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या दिया है. ठीक है,
थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, गला ख़राब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8, सो A3 दिया हुआ है आपको 4 और साथ में आपको A9 दिया हुआ है -8, और आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ द ए पी 0। वो तो बाद में बता ही देंगे, लेकिन इस A3 से क्या मिलेगा हमको, बार बार सेम काम कर रहे हैं। A + 2D = 4, ये हो गया A + 8D = -8। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई ना। दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 और 2, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, दोनों को सॉल्व कीजिए, A और D मिल जाएगा। जब A और D मिल जाता है तो हमारा लगभग 70% काम हो जाता है, तो इसलिए हम लोग A और D निकालना चाह रहे हैं हर बार। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेशन में ये करते थे ना, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते थे, इससे कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो भाई वही काम कर रहे हैं, ठीक है। ना साइन चेंज किया आपने, ये क्या, 8 में से 2 गया तो 6D, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12 विद माइनस साइन, तो D की वैल्यू आ गई -2। नाउ D की वैल्यू -2 आ गई है फ्रॉम 1। पहली इक्वेशन उठाओ, पहली इक्वेशन A + 2D = 4, A + 2D = 4, सो A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4, सो A = 8। अब A यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको, D मिल गया, और आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द AP इज 0। AP का कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, तो मान लेते हैं nth टर्म होगा 0, nth टर्म होगा 0, मतलब an की वैल्यू मिल गई। an की वैल्यू कितनी है, 0। फॉर्मूला लगाया आपने A + n - 1D = 0। A की वैल्यू आपको पता है, आपने डाल दी यहाँ पर 8, n की वैल्यू आपको नहीं पता, वही तो आपको निकालनी है, और D की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, -2 = 0। ये हो गया आपका, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराया, -2 है तो इसलिए आ जाएगा -2n, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस = 2। 8 और 2 जोड़ दिया, ये हो गया 10 -2n = 0। सो यहाँ से -2n की वैल्यू आ गई -10, सो n की वैल्यू आ गई -10 अपॉन में -2, माइनस से माइनस गया, 2 से 10 गया, सो n की वैल्यू आ गई 5। n की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब ये जो आपका 0 है वो 5th टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, 5th टर्म होगा 0। सो देयरफॉर 5th टर्म ऑफ गिवन AP इज 0। ओके, क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। इन क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10 टर्म बाय 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। बोल रहा है कि जो 17वां टर्म है AP का वो आगे चल रहा है। किससे आगे चल रहा है, 10वें टर्म से आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, 7। इतना आगे चल रहा है कि आगे चलने वाले में से पीछे चलने वाले को माइनस करोगे तो 7 मिलेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, समझ गए। और कॉमन डिफरेंस निकालना यानी कि D की वैल्यू निकालनी। कितना आसान सवाल है, समझ में आ गया भाई। बोल रहा है 17वां टर्म जो है वो आगे है, तो आगे है, बहुत अच्छी बात है। किससे आगे है, 10वें टर्म से आगे। कितना आगे है, माइनस करोगे तो मिल जाएगा। कितना आगे दिया हुआ है, 7, ठीक है। 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10th टर्म ऑफ द AP बाय 7। लिख दी इक्वेशन। A17 को आप लोग क्या लिखेंगे, A + 16D लिख दिया, माइनस, और A10 को आप लोग क्या लिखेंगे, A + 9D लिख दिया = 7। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, सिंपल फॉर्मूला AN = A + n - 1 लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला आता है, ये की फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं हर बार। ब्रैकेट्स को खोल दिया हमने, A + 16D माइनस A हो गया, और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई में गया तो -9D हो गया = 7। A से A कट गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 7D = 7, D = 7/7। D की वैल्यू आ गई 1। बच्चों वाला सवाल है, MCQ में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ें भाई, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एन AP, एक AP दी हुई है भाई साहब, लिख लीजिए। 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। बोल रहा है विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स
54th टर्म, वो कौन सा टर्म होगा एपी का जो कि 132 ज़्यादा होगा एक 54वें टर्म से। तो मान लेते हैं वो nth टर्म है, उसकी बात कर रहा है। nth टर्म है मतलब an, nth टर्म मतलब an, उसकी पोजीशन क्या हो गई an। तो ये जो an टर्म है, मतलब ये जो an है, ठीक है, nth टर्म दैट इज़ योर an, nth टर्म को an ही लिखते हैं ना। तो ये जो an है वो क्या है 132, वो जो है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी क्या है 132 मोर देन का मतलब प्लस करना होता है, और किससे ज़्यादा है 54th टर्म से। तो nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 आगे है, मतलब ज़्यादा है। ओके, क्लियर है भाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, सिंपल कहानी। सेम वही काम करना है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d, और ये तो 132 रहेगा, और इधर क्या लिखेंगे इसको a प्लस 53d। ठीक है, लिख दिया भाई। अब a की वैल्यू आपको दी हुई है, ये रही a की वैल्यू। सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a की वैल्यू है 3, और d की वैल्यू क्या है निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके। तो ये हो गया 15 माइनस 3, यानी कि कितनी है 12। d की वैल्यू कितनी हो गई 12, डाल दीजिए यहाँ पर, या भी मत डालिए, बहुत सारी चीज़ें कट भी जाएंगी। सो a प्लस n माइनस 1d लिखिए आप, ठीक है, इज इक्वल टू 132 प्लस a प्लस 53d, यही है ना, a से तो a चला ही गया। अब अंदर क्या, अब क्या क्या बच गया देख लीजिए। अब n की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, n तो पता नहीं है आपको। सो n माइनस डी तो पता है, d डाल दीजिए 12, ये हो गया 132 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, टू 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 1 5 6 3 6, कितना आया 6 3 6। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8, 3 3 6, 6 और 1 7, 768। 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 768। सो 12n इज इक्वल टू 768, ये माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 780, ये हो गया 12n। तो n की वैल्यू आ गई 780 अपॉन में 12, तो कितना हो गया 12 6 72, 78 माइनस 72 कितना बच गया 6, 12 5 60। सो n इज इक्वल टू 65। तो दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 65th टर्म है, देयरफॉर 65th टर्म जो है इज 132 मोर देन इट्स A54। ठीक है, क्लियर। और यू कैन से 54th टर्म, उसी की लैंग्वेज में लिख दो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, 54th टर्म। क्लियर हो गई बात, समझ गए। ठीक है, ज़्यादा शोर शराबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए सारे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। ठीक है, आराम से मिलेंगे, एक ही तो फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस सवाल को। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव two APs. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000 term? So आपके पास दो AP हैं, मैं मान लेता हूँ पहली AP A1, A2, A3 and so on.
एक एपी में मान लेता हूँ A1, A2, A3 एंड सो ऑन। क्लियर। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब अगर मैं इसका डी निकालूं तो क्या होगा A2 माइनस A1, और इसका जो डी निकालूं तो वो A2 माइनस A1 ही होगा। तो ये डी इधर है वही डी इधर भी होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर मेरा जो A2 माइनस A1 है वो बराबर है A2 माइनस A1 के। यूज़ कहीं होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, ये मतलब है ना इसका, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन पहली एपी का 100 टर्म और दूसरी एपी का 100 टर्म, उनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 100 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया है, समझ गए, यही बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो पहले जो दिया है देख लेते हैं यहां से कुछ निकल रहा है क्या। A100 को क्या लिखेंगे, A प्लस 99D माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, A प्लस 99D, क्योंकि D तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड सेकेंड टर्म इज कैपिटल ए, मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज कैपिटल ए। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस 99D, ओके, माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 90D कट गया। अब डी क्यों लिया है सेम, ये तो आपको पता है बात कि भाई दोनों का डी सेम है, कॉमन डिफरेंस इसके एपी के लिए जो है वही इसके लिए भी है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ मिल गई, A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। बस यहीं पे छोड़ दीजिए इसको, इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। अब इस पर आइए निकालना क्या था। A1000 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 999D माइनस इसको क्या लिखेंगे, A प्लस ब्रैकेट लगाइए A प्लस 99999D, यही लिखेंगे। ठीक है ना, A प्लस एन माइनस D का फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये A उतार दीजिए ऐसे, 999D ब्रैकेट खोलिए माइनस A माइनस 999D, ये कैंसिल हो गया 999, ठीक है ना, 999D 999D खत्म, क्या बचा A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 100। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया 100, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। क्लियर, सो 100 आपका आंसर होगा। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो मतलब ये जो हमने चीज़ लिखी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, बस लिख दी थी, ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए इसको। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। डी आपका सेम था, ये क्वेश्चन में कह दिया था पहले, यही फैक्ट हमने यूज़ करा है यहाँ पर भी आप देखें, और यहाँ पर भी हमने डी जो है वो दोनों जगह पर डी ही लिया है। स्मॉल डी है तो स्मॉल डी ही लिया है, वहाँ हमने कैपिटल डी नहीं करा क्योंकि वो सेम बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए। आसान सवाल था और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं इस सवाल के। चलिए फिर अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो कि 7 से भाग हो जाएंगे। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरुआत होती है, उसकी 100 से शुरुआत होती है। इससे पहले तो 99 आता है ना, तो 100 से शुरुआत होती है। 99 तो ये तो 3 डिजिट का है नहीं, ये 3 डिजिट का है, यहाँ से शुरुआत होती है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इसके बाद क्या होगा, 101, फिर क्या आएगा 102, फिर क्या आएगा 103, फिर क्या आएगा 104, फिर क्या आएगा 105। अब मुद्दा ये है कि हमें सारे नंबर नहीं लेने हैं, हमें केवल वो नंबर लेने हैं जो कि 7 से भाग हो जाएं, 7 से डिविजिबल हों। क्या 100 7 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है भाई, तो क्या 101 भाग हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या 102 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या 103 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 104 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए। 104 नहीं हो पाएगा, 104 भी नहीं होगा ना, 7 के टेबल में आता है क्या? देख लीजिए चेक करके, 7 से भाग करेंगे जब इसको आप, तो 7 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 बचा, तो कितना आ गया 34। 34 तो 7 के पहाड़े में आता नहीं है, तो इसका मतलब 104 भी नहीं डिवाइड होगा। तो पहला नंबर जो डिवाइड होगा वो होगा 105। ठीक है, तो 105 आप लीजिए और उसको डिवाइड करके देखिए क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है। यस, 105 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 3 और 1 5, ये हो गया 35, 7 5 जा 35, 15 सत्ते वैसे भी 105 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि 3 डिजिट का जो पहला नंबर हमको मिला वो है 105। अब दूसरा नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा, इसमें आप 7 ऐड कर दीजिए, अगला मल्टीपल आ जाएगा जो कि कितना होता है 112, इसमें फिर से 7 ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगला नंबर आ जाएगा कितना, 112 और 7 119, फिर से 7 ऐड कर दीजिए, अगला नंबर आ जाएगा कितना 126 एंड सो ऑन। ठीक है, बन गई एपी आपकी, एपी बन गई। अब हमें निकालना क्या है, बोल रहा है ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हमें तो सारे निकालने, क्या हम सारी गिनती लिखते चले जाएंगे क्या 3 डिजिट की? अब 3 डिजिट की गिनती तो कहाँ ख़त्म होती है जाके, 999 पे ख़त्म होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है ना, दिस इज़ दी, ये आपका स्मॉलेस्ट था और ये आपका लार्जेस्ट हो गया। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यही होगा। अब 999 चेक कीजिए, क्या ये डिवाइड हो रहा है 7 से? नहीं हो रहा, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। अब इससे पीछे आएंगे तो 998 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 997 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 996 आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 9995 आएगा, ये भी नहीं होगा। 994 आएगा, इसको चेक कीजिए, ये हो जाएगा 994। 7 से भाग होगा क्या, देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। ठीक है, 7 4 जा 28, ये एक बचा, 7 2 जा 14, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो जो लास्ट नंबर होगा 3 डिजिट का वो होगा 994। अब इसकी पोजीशन हमें नहीं पता क्या है भाई, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, दिस इज योर A1, दिस इज योर A2। ठीक है, दिस इज योर A3 एंड दिस इज योर A4। अब इसकी पोजीशन हमें नहीं पता, बीच में ऐसे कितने, क्या पता कितने टर्म गए होंगे, तो इसके नाम, इसकी पोजीशन हमें नहीं पता। इसका मतलब ये क्या है, nth टर्म है। ये क्या है, nth टर्म, यानी कि इसकी पोजीशन क्या है, an। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें an मिल गया। an कितना मिल गया, 994। क्लियर हो गई बात, an कितना मिल गया, 994। अब an का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 994। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, यहाँ से हमने देखा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 105 और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। ठीक है, सो a की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। वन 105 प्लस n हमें नहीं पता, d वही हमें निकालना है, तभी तो पता चलेगा टोटल टर्म कितने हैं। सो 105 निकालने का वही तरीका, 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। सो 105 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। सो 7n इज इक्वल टू 994 माइनस 98, तो ये बच गया आपके पास कितना बच गया, 94 तो पूरा ही चला गया, 900। 8 और 4 और माइनस कर दीजिए 900 में से, तो ये हो जाएगा 896। ये हो गया आपका 7n। ठीक है, सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 896 बाई 7। कट शॉर्ट कीजिए, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, हो गया 19। 7 2 जा 14, 19 में से 4 गया तो बचा 5, 56 हो गया। 7 8 जा 56। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। सो देयरफॉर देयर आर 128
3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये तो 7 से पूछा था किसी से भी आ सकता है, 3 से भी करेंगे तो भी यही तरीका है जो बताया आपको। 5 का होगा तब भी यही काम करना है, 7 का है तो यही काम करके दिखा दिया है आपको। सिंपल है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, जो है वो ये कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे। तो 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, 11, 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 250। इनके बीच के होने चाहिए, यानी कि 10 और 250 को नहीं लेना है आपको। तो 10 और 250 के बीच में 4 का पहला मल्टीपल कौन आएगा, 12। उसके बाद क्या आएगा, पहला मल्टीपल आ गया 12, फिर क्या आएगा 16, फिर क्या आएगा 20, ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, और 250 से पहले क्या आता है 249, वो तो मल्टीपल है नहीं, तो क्या आएगा 248, 248, ये हो गया 4 का मल्टीपल। तो आपकी एपी क्या बन गई, आपकी एपी जो है ये आपकी एपी हो गई। देयरफॉर माय एपी इज 12, 16, 20 और लास्ट टर्म क्या हो गया 248। सो ए आपको मिल गया 12, डी आपको मिल गया A2 माइनस A1 करके 16 माइनस 12 यानी कि 4, डी आपका हो गया 4, ए आपका हो गया 12, और आपको टोटल नंबर बताने हैं कितने ऐसे नंबर होंगे 1 2 3 4 कितने होंगे। तो 1 2 3 4 गिनने के लिए ये लास्ट टर्म दिया है, यानी कि an दिया है। सो an इज गिवन टू यू 248। फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो गया a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 248। हमें n पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल टर्म कितने हैं। a दिया है 12 और n हमें निकालना है, d हमें दिया है 4, ये हो गया 248। सो n 4n माइनस 4 ये हो गया 12 प्लस इज इक्वल टू 248। तो 12 में से 4 गया तो बचे 8, 8 प्लस 4n इज इक्वल टू 248। सो 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 240। सो 4n आ गया, सो n कितना आ गया 240 अपॉन में 4, 4 6, तो n की वैल्यू हो गई 60। So therefore there are 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। ठीक है, हो गया, सेम वैसे ही है जैसे ऊपर वाला किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो यहाँ पर भी आपको 2 AP दी हुई हैं। पहली AP जो दी हुई है वो दी हुई है 63, 65, 67 एंड डैश डैश डैश। इसका जो nth टर्म है, इसका जो nth टर्म है, जो दूसरी AP है, दूसरी AP क्या दी हुई है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। इसका जो nth टर्म है, ठीक है, नाम बदल देता हूँ मैं, इसको नाम रख देते हैं कैपिटल ए रख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसका जो an है, इसका जो an है वो बराबर है, तो इसका an क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d। a की जगह पे 63, n की जगह पे n माइनस 1d। अच्छा, nth टर्म जो है वो इक्वल है, लेकिन d तो इक्वल नहीं है, फर्स्ट टर्म भी इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है,
और n टर्म जो है वो इक्वल है, तो n जो इसके लिए होगा वही उसके लिए होगा। अगर इसके लिए स्मॉल n हमने दिया है तो उसके लिए भी स्मॉल n ही देना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि n टर्म इक्वल है। ठीक है। सो डी कितना है यहाँ पर, डी हो गया आपका, निकाल लीजिए यहाँ से डी कितना हो गया, 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। सो 63 प्लस 2n माइनस 2, ये आपका आ गया an। अब सिमिलरली यहाँ पर भी निकालिए, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस n, तो n ही रहेगा, -1 कैपिटल D, है ना। a क्या है इस केस में 3, तो 3 डाल दिया हमने, n वही सेम है, और d कितना है इस बार, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, 7। तो ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपका an जो है वो बराबर है an के, कैपिटल an के, मतलब ये गिवन है कि n टर्म बराबर है। तो हम लोग 63 प्लस 2n माइनस 2 को बराबर रख देंगे 3 प्लस 7n माइनस 7 के। तो 63 माइनस 2 हो गया 61 प्लस 2n, और ये हो गया हमारा -4 प्लस 7n। ठीक है, 4 को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा, 2n को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा 5n, ये हो जाएगा 65। सो देयर फॉर 5n इज इक्वल टू 65, सो n इज इक्वल टू 65/5, ये कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 13। और यही हमें निकालना था क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 13। तो इसका मतलब ये हुआ 13 टर्म ऑफ बोथ द AP, 13th term of both the APs are equal। ठीक है, क्लियर, यही पूछ रहा था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, तो 13 टर्म ऑफ बोथ द APs आर इक्वल, और इनकी वैल्यू आई 13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 16, और क्या दिया हुआ है, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सिंपल क्वेश्चन है, कर करके बोर हो गया, अभी किए हमने सारे क्वेश्चन। तो ये हो गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। खोलेंगे इसके ब्रैकेट को, सो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, a से a कट गया, 6 में से 4 गया तो बचा 2d इज इक्वल टू 12। सो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब यहाँ पे डाल दीजिए, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, सो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज़ 4, a आ गया 4, d आ गया। ठीक है, बस अब ये क्या बताना, डिटरमिन द AP बनानी है, बनाइए AP। देयरफॉर AP रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म इज़ 4। ठीक है, सेकंड टर्म निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, d जोड़ दीजिए, 6 कितना हो गया 10। अब फिर से इसमें d जोड़ दीजिए, d जोड़ देंगे कितना हो गया, d मतलब 6 जोड़ देंगे कितना हो गया 16। 16 में फिर से 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 22, सो ऑन, बन गई AP, यही आंसर हो गया। ठीक है, देयरफॉर 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, बन गई AP। खेल खत्म, 4, 10, 16, 3 टर्म लिख दीजिए, अब भी काम चल जाएगा, मैंने तो फिर भी 4 लिख दिए, हो गया। सिंपल क्वेश्चन है भाई 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आएगा तो फिर समझ में नहीं आया कुछ भी कि क्या करना है इसमें, लास्ट टर्म ये क्या आ गई नई चीज़ समझ लेंगे तो कुछ भी नहीं, याद रहेगा हमेशा ये सवाल। इस बार वो बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। एक AP दी हुई है, AP इज गिवन टू यू, 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 253। ठीक है, और हमें निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP के लास्ट टर्म से, मतलब पीछे से 20वां टर्म, आगे से नहीं,
पीछे से। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैंने एक नंबर सीरीज़ लिखी 2 4 6 8 10 12, कितने एक और ले लेते हैं यहाँ पर 14 एक 16, ये मान लीजिए लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, इसके अंदर टोटल टर्म कितने हैं 8। अब मैं बोल रहा हूँ आगे से चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये रहा आगे से चौथा टर्म। तो जो आगे से चौथा है वो पीछे से कितना हो जाएगा मुझे बताइए भाई। टोटल टर्म कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल टर्म कितने हैं 8। 8 में ये आगे से चौथा है, पीछे से देखो कितना आया 1 2 3 4 5, पीछे से कितना आया फिफ्थ टर्म। तो आगे से जो फोर्थ टर्म था, ठीक है ना, आगे से जो फोर्थ टर्म था 1 2 3 4, फोर्थ टर्म था, वो पीछे से उसकी पोजीशन क्या आ गई 8 माइनस 4 करा मैंने, तो कितना आया 4, और उसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो कितना आया फिफ्थ। तो ये हो गया फ्रॉम लास्ट टर्म की पोजीशन, फ्रॉम लास्ट टर्म की पोजीशन। देखो ध्यान से फिर समझो कि टोटल टर्म कितने थे इसमें 8, कितने टर्म थे टोटल टर्म 8। ठीक है, 8 लोग हैं मान लीजिए लाइन में लगे हुए हैं, तो आगे से ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ठीक है, और ये बैक साइड है, ये पीछे का लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट है। तो आगे से चौथे नंबर पे जो आदमी खड़ा है यहाँ पर, इस पोजीशन पे जो आदमी खड़ा है, फोर्थ पोजीशन है इसकी, तो मुझे इसकी पोजीशन पीछे से निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल में से उसकी आगे की पोजीशन माइनस कर दूंगा और जो भी मुझे मिलेगा उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा, तो ये मेरी पीछे से पोजीशन आ जाएगी। देखिए यही होगा 1 2 3 4, 8 में से 4 गया 4 बचा, 4 में 1 जोड़ दिया 5 आया। देखते हैं पीछे से यही पोजीशन आ रही है, यही आ रही है, देखिए 1 2 3 4 और 5, यही पोजीशन आ रही है। किसी के लिए भी ट्राई कर लीजिए, एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। 2 4 6 8, ठीक है, 10 12 14 16 18 और 20, लेट से ये एग्जांपल ले लेते हैं, आप समझ लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, इस बार टोटल टर्म कितने हैं 10। अब आगे से मान लेते हैं लेट से थर्ड, आगे से पहली दूसरी तीसरी ये पोजीशन थर्ड पोजीशन, तो पीछे से कितनी होगी, तो क्या करना है टोटल में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना आया 7, जो भी आया उसमें आप फिर 1 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 8। अब चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वीं पोजीशन आ रही है। तो जब आगे से थर्ड पोजीशन है वो पीछे से कितनी हो जाएगी 8th पोजीशन, ठीक। और चेक कर लीजिए आगे से छठी देख लीजिए, आगे से पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 6th, तो आगे से मैंने 6th पोजीशन ले ली। अब पीछे से कितनी पोजीशन हो जाएगी, देखिए गिनने बिना बता रहे हैं, तो टोटल है 10 टर्म्स है, 10 में से आगे से छठी पोजीशन 6 माइनस कीजिए, ठीक, कितना बच गया 4 बच गया। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया फिफ्थ, यानी कि पीछे से फिफ्थ होगी। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 फिफ्थ आ रही है फिफ्थ। तो आगे से छठी है 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पोजीशन है 6th आगे से, तो पीछे से कितनी आ रही है फिफ्थ आ रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ये गेम समझ लीजिए बस एक बार, ये आगे पीछे का क्या है समझ गए। तो अगर हमें इस एपी के टोटल टर्म पता लग जाएं तो आगे से जो पोजीशन पता लग, मतलब पीछे से अगर आपको निकालनी है तो आगे की पोजीशन आप निकाल सकते हैं, या आगे की पता हो तो पीछे की निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या होगा वो आपको निकालना है। तो अगर आपको फ्रंट का पता लग जाए कि जो पीछे से 20वां टर्म है वो आगे से क्या होगा, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो पीछे से 20 टर्म, अब यहां पे देखिए पीछे से 8वां टर्म है, तो आगे से क्या होगा, आगे से तीसरा कैसे आया, टोटल टर्म कितने थे 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया थर्ड टर्म आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पीछे से अगर आपका लेट से 1 2 3 4 5, पीछे से फिफ्थ टर्म है
तो आगे से वो टर्म कितना हो जाएगा, फोर्थ। कैसे हुआ, टोटल टर्म कितने थे, 8, 8 में से 5 माइनस किया, कितना बचा, 3, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, फोर्थ टर्म। तो आगे से वो टर्म हो गया फोर्थ। तो अगर मुझे टोटल टर्म पता लग जाए, टोटल टर्म अगर मुझे पता लग जाए, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, पीछे से कितनी पोजीशन निकालनी है मुझे, 20th पोजीशन निकालनी है। तो मुझे आगे से पोजीशन पता लग जाएगी उसकी कितनी है। टोटल में से मैं ये 20 माइनस कर दूंगा और उसमें 1 जोड़ दूंगा। तो मेरा पहला टास्क है, मैं टोटल टर्म पता करूंगा कितने। उसके लिए मेरे पास क्या है, an है, यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। an कितना दिया हुआ है भैया, an इज इक्वल टू 253। सो a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 253। सो a की वैल्यू कितनी है, a इज 3 और d कितना है, 8 में से 3 गया तो 5 बचा। सो 3 प्लस n माइनस 1d, d इज 5 इज इक्वल टू 253। सो 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 253। सो ये हो गया आपका -2 प्लस 5n इज इक्वल टू 253। सो 5n इज इक्वल टू 255। सो n इज इक्वल टू 51, n इज इक्वल टू 51। सो यानी कि टोटल कितने इसके अंदर टर्म्स हैं, 51। तो अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए, टोटल टर्म कितने थे, 51, पीछे से पोजीशन कितनी है, 20, कितना आया माइनस करने पे, 51 में से 20 अगर आपने माइनस करा तो कितना आया, 31। अब 31 में आप क्या जोड़ देंगे, 1, तो यानी पोजीशन कितनी आ गई, 32। तो आगे से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 32th टर्म। तो आपको क्या निकालना है, A32, ठीक है। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज इक्वल टू A32, ओके, A32। सो a प्लस 31d, a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 31d की वैल्यू कितनी है, 5। सो ये हो गया 3 प्लस 5, 158। दिस इज योर आंसर। सिंपल। तो ये तो हो गया एक तरीका इस सवाल को करने का, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इमेजिन किया आपने और इस तरीके से पूरा विजुलाइज करके आपने कर लिया। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने का। वो तरीका क्या है वो भी देख लीजिए, एक ऑल्टरनेटिव है कि फिर से ये एपी लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो 3, 8, 13 और डैश 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 253, यही था। अब बोल रहा है कि पीछे से 20 बार टर्म निकालना है। मैं इसको पूरा उल्टा कर देता हूँ, इसको पूरा घुमा देता हूँ। ये जो AP है इसको मैंने स्विच कर दिया, मतलब ये इधर घुमा दिया और इधर ये ट्विस्ट कर दिया। जब इसको घुमा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 253 और डैश डैश डैश, तो ये आ जाएगा 13, 8, 3, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म। सो A इज इक्वल टू 253, ठीक है ना। अब ये पीछे से 20वां बोल रहा है ना, 20th टर्म, तो अब ये आगे से, अब जब ये घूम गया तो मतलब इधर से तो A20 हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, A20 निकाल दूंगा यहाँ से। A20 क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1d का मतलब 20 माइनस 1d, 20 माइनस 1d, यानी कि A प्लस 19d। अब A की वैल्यू 253 हो गई और 19, अब D की वैल्यू पे ध्यान से देखिए, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर। 13 में से 8 गया, 8 में से 3 गया, तो 8 में से 3 गया 5, तो यानी कि -5 हो गया D। सो 253 माइनस ये कितना हो गया, 95, माइनस कर दीजिए। 253 में से 95 माइनस करिए, कितना आ गया, 13 में से 5 गया तो बचा 8, 14 माइनस 9 5, 158, गेट सेम आंसर। तो अब आपकी चॉइस है, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे आप ऐसे कीजिए, आपकी इच्छा है। मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे, ठीक है। ये विजुलाइज करके किया आपने, थोड़ा सा विजुलाइजेशन किया और ये थोड़ा सा दिमाग लगा लिया,
जो अच्छा लग जाए उससे आप कीजिए, आपकी इच्छा है, दोनों आपको बता दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए आप। ठीक है, अच्छे से कर लीजिए, दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। समझ में आ गया भाई? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बस 2-3 सवाल बचे हैं, वो कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24 एंड सम ऑफ, ये तो बच्चों वाला सवाल लग रहा है, सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10 टर्म इज इक्वल टू 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ, ये तो बच्चों वाला सवाल है, बार बार करेंगे, कितनी बार करेंगे इसको। क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d, इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ए में ये जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गया 2a, 3d में 7d जोड़ दिया, ये हो गया 10d इज इक्वल टू हो गया 24, और आसान बनाना है 2 कॉमन निकाल लो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कट गया ना, ये लिख दिया, नहीं कटना था मत करते, कॉमन नहीं निकालना मत निकालो, आपकी इच्छा है, आसान हो जाएगा ना एलिमिनेशन में, फिर दिक्कत नहीं देगा। ये कितना हो गया? क्या निकालना है? ए और डी। ये कितना हो जाएगा? ए प्लस 5d, ये हो गया ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44। यहाँ पे भी सेम काम, ये हो गया 2a प्लस 9 और 5 कितना हो गया? 14d इज इक्वल टू 44। 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल लो, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 एंड 2, सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, प्लस माइनस कैंसिल, 2d बचा, प्लस माइनस 0 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5, d की वैल्यू 5 आ गई फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू पुट करो, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, सो a की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, कितना बचा? माइनस 13, माइनस 13, सो ए आ गया माइनस 13। अब आप क्या लिखेंगे? ए पी, देयर फॉर रिक्वायर्ड ए पी इज, ए पी क्या हो जाएगी? पहला टर्म तो माइनस 13 ही है, दूसरा टर्म, अब डी ऐड कीजिए, डी कितना आया था? 5 प्लस 5, तो ये कितना आ गया? -8, फिर से डी ऐड कीजिए, प्लस 5 कितना हो गया? -3 एंड सो ऑन। बस 3 टर्म लिख दो, खेल खत्म। देयरफॉर रिक्वायर्ड ए पी इज -13, -8, -3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए, एक वर्ड प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ दिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, सो इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव अ वर्ड प्रॉब्लम। बोल रहा है सुब्बा राव, एक व्यक्ति हैं सुब्बा राव। सो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उनकी जो पूरे साल की इनकम थी वो थी 5000, और उनको इंक्रीमेंट मिल रहे थे 200 रुपये ईच ईयर। तो पहले साल में अगर 5000 सैलरी है तो अगले साल में 5200 हो जाएगी, उसके अगले साल में 5400 हो जाएगी, उसके अगले साल में इस तरीके से 200 पे बढ़ती जाएगी। तो ए आपको मिल गया 5000 और डी आपको मिल गया 200 रुपये, कॉमन डिफरेंस मिल गया। और आपको वो पूछ रहा है कि इनकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 7000 हो गई कभी को, तो बताओ कब हो जाएगी। तो पहले साल में तो ये हो गई, दूसरे साल में ये इस तरीके से बढ़ रही है। तो ये पोजीशन आपको पता लग जाए, यानी कि ये आपका एनेट टर्म हो गया, तो आप बता देंगे कि हाँ ये कौन से साल में ऐसा होगा। तो यानी कि आपको एन निकालना है, ए एन आपको दिया हुआ है 7000। ए एन का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 7000। ठीक है, ए कितना है? ए है आपका 5000 और एन आपको निकालना है, डी है आपका 200, ये हो गया 7000। ठीक है, तो ये हो गया n माइनस 1 200, ये 5000 को उधर भेज दो, तो 7000 में से 5000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2000। ठीक है भाई साहब, n माइनस 1 ये हो गया 200 मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1 2 3
नीचे आ गया 200, 2020 गए, ये आ गया 10, तो n की वैल्यू आ गई 10 + 1, यानी कि n की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, 11 हो गई। इसका मतलब 11th ईयर, इन 11th देयरफॉर इन 11th ईयर, इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000। ठीक है, हमने बता दिया कि भाई 11वें साल में जाकर आपकी सैलरी, क्योंकि पहले साल में कितनी सैलरी थी, दिस इज इन फर्स्ट ईयर, दूसरे साल में कितनी सैलरी, ये दूसरे साल की सैलरी, ये तीसरे साल की सैलरी। ठीक है, इसी तरीके से ये चौथे साल की सैलरी, पाँचवें छठे, और ये आपकी 7वें साल की, सॉरी 11वें साल की सैलरी आ जाएगी इस तरीके से। सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, आसान है, बहुत डायरेक्ट सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सेम काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। रामकली saved 5 rupees in first week of a year and increase her weekly saving by 1.75। तो पहले वीक में कितनी सेविंग है, 5 रुपये की, दूसरे वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी, 1.75, इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 6.75। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी, सैलरी मतलब सेविंग बढ़ती जाएगी। और हमें बताना है कौन से हफ्ते में जाके उसकी सैलरी जो है वो 20, सैलरी मतलब सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, ए कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 1.75 दिया हुआ है, और ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 20.75, ए एन दिया हुआ है 20.75। सो ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 20.75। पॉइंट देके घबराइएगा मत, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ए की जगह पर रख दिया हमने 5, एन हमें निकालना है, डी हमें पता है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। सेम काम करते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं, तो इधर बचा n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, ये बन गया 15.75, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है भाई तो ये हो गया n माइनस 1 का वैल्यू यहाँ से 15.75 अपॉन 1.75। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट तो गया, तो ऊपर बच गया 1575, नीचे हो गया 175। ठीक है भाई, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9, 5 से डिवाइड कर लीजिएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू हो गई 10, देयरफॉर वी कैन राइट एज हर सेविंग become 20.75 इन लिखो या आफ्टर लिखो, आफ्टर 10th वीक। ठीक है, आफ्टर 10th वीक मतलब आफ्टर इन 10 वीक्स। ठीक है, 10 टोटल हफ्ते लगेंगे, ये पूछ रहा कितने हफ्ते में उसकी जो सेविंग है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी, कहाँ तक, 20.75 तक। तो आफ्टर 10 वीक्स, 10 वीक लगेंगे उसको, उसकी सेविंग यहाँ तक पहुँचाने में। क्लियर हो गई बात? ठीक है भाई, समझ गए? सो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, नॉट चैप्टर कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है आपकी 5.2। सो जो nth टर्म पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, nth टर्म वाले फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। ये 20 सवाल हैं, ज़्यादा सवाल नहीं है और ज़्यादा समय नहीं लगा। कितना समय लगा? 1 आवर लगा। 1 घंटे के अंदर आपके लगभग ये सारे सवाल हो गए। लगभग आधा घंटे, जो भी 5 सवाल इसके पीछे के थे, वो उसमें भी आधा घंटा लगेगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, जब पहली बार करते हैं थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, समझाना भी होता है तो उसमें ज़्यादा सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं, तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। यानी कि 5.2 को अगर आप चाहें तो पूरे 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं अपने हाथ से। ठीक है, और 5.2 को, ठीक है, 5.1 भी इतना ही टाइम लेगी, 1 घंटा। अब तो 1 घंटा भी नहीं लेगी, वो तो बहुत ईजी है, आधे घंटे में ही हो जाएगी। तो 1.5 घंटे के अंदर आप ये 5.1 और 5.2 कर सकते हैं। और यहाँ से आपको पता है 2 सवाल आने ही आने वाले हैं। ठीक है ना, 2 सवाल का मतलब ये हो गया, अगर एक 3 मार्क्स का आ गया और एक 1 मार्क का आ गया, मतलब 4 to 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, मतलब सिर्फ इन 2 एक्सरसाइज से। और अभी तो हमारी अगली एक्सरसाइज बची है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला भी बचा है। ठीक है ना, उस पर बेस्ड हमारे सवाल आएंगे अभी अगली एक्सरसाइज में। जो अगली 2 एक्सरसाइज हैं वो पूरी उसी फॉर्मूला पर बेस्ड हैं, वो भी आसान है जैसे ये आसान है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है और आसान भी है, कैलकुलेशन भी कोई इतनी लंबी होती नहीं है। और क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी एक तरीके से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं,
कुछ क्वेश्चन अच्छे थे जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, उनको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि वो 2 AP के कॉमन डिफरेंसेस सेम जो है वो दिए हुए थे और वहाँ पर उसमें डिफरेंस निकालना था। 100 टर्म का डिफरेंस दिया है और 1000 टर्म का डिफरेंस आपसे पूछा गया था, वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से जो आपको पूछ रहा था कि फ्रॉम द बैक साइड से आप बताइए, वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और बीच बीच में 2-3 जो मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी तो सब एक जैसे सवाल हैं सारे के सारे। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एक्सरसाइज थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो घबराना नहीं है आपने, 10th क्लास के लगभग सारे चैप्टर इसी तरीके से होंगे आपके, ठीक है। पॉइंट ये है कि आप यहाँ देखिए, समझिए, सीखिए, लेकिन उसको एक बार अपने हाथ से रिवाइज ज़रूर कीजिए। अभी आपके पास समय है, 1-2 दिन आप लगा सकते हैं, उसके बाद तो आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, ठीक है। 15 को आपको आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो कोशिश कीजिए कि भाई 12 तारीख से तो आप सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ें और कुछ ना पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो 12-13, ठीक है, ये 2 दिन आपको मिलेंगे और 14 को आप अपना फाइनल रिवीजन कीजिएगा इंग्लिश का, ठीक है। और जितनी भी समरीज़ हैं वो अच्छे से पढ़ के जाइए इंग्लिश के लिए और अच्छे से पेपर कीजिए। मार्कशीट में तो इंग्लिश के भी मार्क्स लिखे जाएंगे ना, सिर्फ मैथ्स के तो मार्क्स लिखे नहीं जाएंगे या साइंस के मार्क्स तो लिखे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि भाई इंग्लिश को भी थोड़ा सीरियस लें, तो कम से कम 3 दिन तो उसको दें। वैसे तो 4 दिन दे दें, लेकिन ठीक है 3 दिन भी अगर दे देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इतना काम चल जाएगा कि फुल मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, अगर किसी की इंग्लिश नहीं है उतनी अच्छी, ठीक है, वो भी आराम से 90% मार्क्स तो ला ही सकता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। करना क्या है आपको, समरीज़ थोड़ा सा पढ़िए, समरीज़ वगैरह पढ़ के जाइएगा, पढ़ के क्या जाइएगा, देख लीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएंगी आजकल तो, ठीक है। सो समरीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और जो भी स्टोरी है उसको उसके हिसाब से अपने आंसर्स को लिखिएगा वहाँ पर। और रीडिंग जो आपकी है सेक्शन, रीडिंग सेक्शन को अच्छे से कीजिएगा, राइटिंग सेक्शन को अच्छे से कीजिएगा। यू कैन ईजिली गेट मोर देन 90% मार्क्स इन इंग्लिश। लेकिन ठीक है 3 दिन तो आपको फिर भी देने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए, तो इसलिए मैथ्स आज आपके पास अभी 2 दिन अगर आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 5th चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लीजिए, ठीक है ना, 10-11 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट आपके पास जो वहाँ पर जो 9 दिन है, लगभग 8-9 दिन है, वहाँ पर भी बाकी चैप्टर अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बड़े आराम से वहाँ पे लग जाएंगे। 4 to 5 डेज़ के अंदर वो सारे के सारे चैप्टर भी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम भी अगर लगाएंगे तब भी लगा देंगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और रिवीजन भी आपका 4 to 5 डेज़ में हो जाएगा, क्लियर। और कोशिश करेंगे गैप डेज़ में भी अगर मिले थोड़ा मौका तो 2-3 घंटे आप मैथ्स लगा लें, लेकिन साइंस में नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। सोशल साइंस में चाहें तो 1 दिन निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक है वहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, तो थोड़ा इतना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में भी शायद 2 दिन की छुट्टी है, उसे पढ़ना होता है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक अभी अगले 2 दिन तक भी अगर आपने सेकेंड चैप्टर आपने कर लिया है, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो आपने सेकंड चैप्टर कर लिया है, 3rd चैप्टर कर लिया है, 4th चैप्टर कर लिया है, 5th चैप्टर कर लिया है, ठीक है। तो इतना अगर आपने कर लिया है, ठीक है, और फिर भी उसके बाद जब आपका मैथ्स के लिए 8-9 दिन बचेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप करें कोशिश तो आराम से अभी भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। और आपकी पहले से अगर तैयारी है बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको तो लाने ही लाने हैं, ठीक है ना। और होशियार लोगों के लिए तो वैसे भी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप तो भाई साहब सब करे हुए बैठे हैं, ठीक है ना। हम लोग तो भाई धीरे धीरे चलेंगे, है कि नहीं। और जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, वो तो पूरे पूरे मार्क्स लाएँ, डिजर्व करते हैं। और जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स के अंदर तो घबराएं ना, ठीक है ना, यकीन रखें, घबराएं ना, ठीक है। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, एनसीईआरटी पर भरोसा रखें, बुक्स पर भरोसा रखें, अपनी जो भी आप बुक कर रहे हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर भरोसा रखिए, ठीक है। बस आप समय थोड़ा सा टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि 1 घंटा 2 घंटा जो जो आपने यहाँ पर देखा है उसका एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले अभी आपके 2nd, 3rd, 4th, 5th इतने चैप्टर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतने कर लीजिए। उसके बाद बचता है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, फुल स्कोरिंग चैप्टर है, डे 1 में ही मैं इसको कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा हिंदी का, उसी दिन रात में लग जाइए मैथ्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होने के बाद सीधा आएंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में जितनी भी आपकी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बाद है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो आपका 13 चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद सीधा चैप्टर 1, ठीक है। तो 4 to 5-6 डेज़ में, क्योंकि आपको फिर करना क्या है, सिर्फ मैथ्स ही तो पढ़नी है, तो आराम से वो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर कोई मैथ्स में अभी भी स्ट्रगल कर रहा है
तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अभी जैसे आपका सेकेंड चैप्टर हो गया है, थर्ड चैप्टर हो गया है, फोर्थ चैप्टर हो गया है, नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ के अंदर आपका फिफ्थ चैप्टर भी हो जाएगा। ये चारों चैप्टर आपके स्कोरिंग चैप्टर हैं, ये कंप्लीट आपके हो गए। हाँ, 7 चैप्टर भी हो गया है, इसको तो मैं भूल ही गया हूँ, ठीक है। तो हमने क्योंकि सेकेंड चैप्टर के बाद 7 चैप्टर किया है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपका क्या रहने वाला है कि भाई सेकेंड चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर हो गया, सेवन्थ हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और अब ये फिफ्थ भी हो जाएगा। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। और 14 चैप्टर जो आपका है प्रोबेबिलिटी, वो तो बस ये समझ लीजिए 1 घंटे का भी नहीं है, ठीक है। आपके एंड से आधे घंटे में उस पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर, ठीक है। दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी ना, ठीक है। और उसके बाद 13 में आपका स्टैट्स है। एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या करने वाला है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एक क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, अलग सा है, वो कराएंगे आपको, ठीक है। ये होने के बाद जब आपका ये हो जाए, ये तो कर लिया आपने सब, उसके बाद आप जो ये कब करेंगे, जब मैथ्स का आपका पूरा हिंदी का पेपर खत्म हो जाएगा, जब मैथ्स के लिए आप पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपके 8-9 दिन का गैप है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आप करेंगे 14 के बाद आप करेंगे 13, दैट इज़ योर स्टैट्स। ये कंप्लीट होने के बाद सीधा पहुँचेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 8 चैप्टर, ठीक है। ट्रिगो करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो किया आपने 9 चैप्टर। इसको करने के बाद जो ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, एरिया ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल है 8 9 10, ठीक है, एंड 11, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसके बाद में ये हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये तीनों चैप्टर आप एक साथ करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप फिर क्या करेंगे, यहाँ से फिर सीधा आप चैप्टर नंबर 1 करके अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप, ये एक दिन के अंदर ये दोनों चैप्टर कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। एक दिन के अंदर ये हो जाएगा, एक दिन के अंदर ये हो जाएगा। कितने दिन हो गए टोटल, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ठीक है। एक दिन के अंदर ये होगा, 4 दिन हो गए, ठीक है। ये हो गया आपका 5 दिन, ये हो गया 6 दिन, ठीक है। और ये आपका इसी के साथ ही कंबाइन होके हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के साथ में। फिर भी मैं मान लेता हूँ 7 डेज़, तो यानी कि 7 दिन के अंदर 7 डेज़ के अंदर आप अपना पूरा चैप्टर, किसी ने अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जो पहले से पढ़ चुका है, सिलेबस सॉल्व कर चुका है, जो भी पूरा सिलेबस है आपका कर चुका है कंप्लीट, एनसीईआरटी सॉल्व कर चुका है, वो तो ठीक है यार, वो तो 100 आएंगे ही आएंगे, आने ही चाहिए उसके, उससे क्यों नहीं आएंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने जस्ट स्टार्ट ही नहीं किया था अभी तक। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल से पिछले कुछ टाइम से ये सेकेंड चैप्टर, 7 चैप्टर, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर ये कंप्लीट कर चुके हैं। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर वो अपने जो आपके मैथ्स के लिए जो 9 दिन का जो आपको ब्रेक मिला है, उसमें भी अगर आप फर्स्ट टाइम भी अगर ये सब चीज़ें देखेंगे, तब भी स्टिल यू हैव अ चांस टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। एटलीस्ट 90% मार्क्स तो आप आराम से ला ही सकते हैं। अगर अच्छे से ध्यान दिया, लक साथ दे गया, तो 100 भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन डुएबल है अभी भी, तो घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बहुत रिलैक्स रहिए, आराम से चिल होकर पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। बिल्कुल उसका आउटकम आपको मिलेगा। स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे तो हमेशा आपको उसका आउटकम मिलेगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। बहुत कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है 10th क्लास का, आपका 10th का बोर्ड, ठीक है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो कोई किसी भी तरह की एंजाइटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, ये मैंने वो नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत आराम से हो जाएगा, रिलैक्स रहिए, ज़्यादा चिंता ना कीजिए उस सब चीज़ की, ठीक है। और अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए, और टाइम को अच्छे डेडिकेट कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। काफ़ी आपको टाइम मिला है, हर सब्जेक्ट में काफ़ी छुट्टियां मिल रही हैं आपको। तो इंग्लिश आप पढ़ना शुरू कीजिए, 11 तारीख से ही पढ़ना शुरू कीजिए आप, 11 12 13, ठीक है ना। ये 3 दिन आप अच्छे से उसको कीजिए, और 14 को आप अपना फाइनल रिवीजन कीजिए इंग्लिश का, और 15 तारीख को बढ़िया करके पेपर दीजिए इंग्लिश का, ठीक है। और अभी जो 2 दिन बचे हैं, इसमें फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 5 जो है, बची हुई जो एक्सरसाइज है इसकी, उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा 5th चैप्टर को, अभी भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अभी एक टॉपिक आपका बच गया है, सम ऑफ एन एट टर्म, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और कंप्लीट ही कर देंगे उसको एक साथ ही सारे क्वेश्चन करके, सो दैट आप फ्रेश माइंड से अपना 11 तारीख से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। इंग्लिश पढ़िए, उसके बाद साइंस पढ़िए 4 दिन, साइंस का एग्ज़ाम बढ़िया से कीजिए, फिर सोशल साइंस पढ़िए, बढ़िया से सोशल साइंस का एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल मैथ्स मत पढ़िए इस बीच, सिर्फ जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो पढ़िए, सारे इक्वली वेटेज है हर सब्जेक्ट की, बिल्कुल चक्कर में नहीं पढ़ना है।
उसके बाद हिंदी का पेपर दीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद फिर जो 9 दिन मिलेंगे आपको मैथ्स के, बस फिर उसमें पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत कर डालिए, जितनी कॉपी भर सकते हैं भरिए, ठीक है, जितना पेन घिस सकते हैं घिसिए, ठीक है, और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, बिल्कुल टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए ठीक है, बीच बीच में इस तरीके की बातें भी करते रहेंगे हम लोग, और अलग से क्या ही इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाना है, अपनी क्लास चल रही है ऐसी में बात कर लिए, है कि नहीं, बस मैसेज आप तक पहुंच जाए यही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे सम ऑफ nth टर्म दैट विल बी योर 5.3 एंड 5.4। ओके चलिए।